क्या एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय को ग्रेजुइटी का बेनिफिट मिल सकता है? क्या उसकी जो फैमिली है, क्या वो फैमिली एम्प्लॉय की डेथ के बाद ग्रेजुइटी क्लेम कर सकती है? क्या अगर एम्प्लॉय ने अपना नॉमिनी ऐड नहीं करवाया है, यदि एम्प्लॉय जिंदा है और वो अपना नॉमिनी चेंज करना चाहता है, तो क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? दोस्तों, अगर आपको इस सब चीज़ों के बारे में जानना है तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर्स को या उसके नॉमिनी को ग्रेजुइटी मिलती है तो कितनी मिलती है। यही सब चीज़ें लेकर दोस्तों आपके साथ में दोबारा हाजिर हो चुका हूँ। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ HR। फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉमिनेशन अगर चेंज करना है या नॉमिनी ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर्म 5 किस तरीके से फिल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा आज की वीडियो में। कैलकुलेशन सारी मैंने पहले वीडियो में बता दी है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ जाके मेरी पिछली वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने बताया है कि ग्रेजुएटी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, एम्प्लॉय ने कितना साल काम किया है तो उसे कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो उस पर मैं अपना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आज हम लोग सीधा स्ट्रेट अवे चले जाते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉय ने अगर नॉमिनी ऐड किया है तो वो कौन से नॉमिनी ऐड किया हुआ है, और अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग डिस्कशन का पॉइंट वहाँ से जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था। एम्प्लॉय ने नॉमिनी ऐड किया है, ठीक है, तो वो सीधी सी बात है कि जो एम्प्लॉय नॉमिनी है उसको मिलेगा, ठीक है। वो नॉमिनी कौन कौन से हो सकता है, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का जो भाई है, ठीक है, भाई या बहन जो कि बिलो 18 है, जो कि अंडर एज है, तो उसे वो अपना नॉमिनी में अपना बेनिफिट दे सकता है, या फिर फादर को दे सकता है, आप उनकी मदर को दे सकते हैं, ठीक है। अगर एम्प्लॉय मैरिड है, ठीक है, तो अपनी वाइफ को दे सकता है, और अगर एम्प्लॉय सिंगल है तो बट अवेज उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है उसको दे सकते हैं। अगर एम्प्लॉय ने नॉमिनी ऐड नहीं किया और उसके बाद मतलब एम्प्लॉय ने नॉमिनी ऐड नहीं किया और एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो उस वक्त ग्रेजुइटी का जो पैसा है वो किसे मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि उस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, उसमें पहला क्राइटेरिया ये है कि एम्प्लॉय की जो अगर एम्प्लॉय मैरिड है, जैसे अगर हम लोग मेल एम्प्लॉय की बात करें तो उस कंडीशन में बाय डिफॉल्ट उसका पैसा जाएगा उसकी वाइफ को। अगर एम्प्लॉय फीमेल है और मैरिड है तो उस कंडीशन में पैसा जाएगा उसके हस्बैंड को, मतलब कि स्पाउस को बेनिफिट मिलेगा। अगर एम्प्लॉय मैरिड नहीं है, सिंगल है, देन तो सिंगल जो एम्प्लॉय है उस कंडीशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर शादी नहीं किया, फिर किसी बच्चे को उन्होंने गोद लेके रखा हुआ है, तो उसको भी अपना वो वारिस डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो अपने भाई बहन जो कि मैरिड नहीं है, सिंगल है, बिलो 18 ईयर्स के है, तो उनको भी वो बेनिफिट दे सकता है। या फिर उनकी मतलब ये मान लो कि एम्प्लॉय की शादी हो चुकी है, ठीक है, और एम्प्लॉय या तो डिवोर्सी है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय की स्पाउस की डेथ हो चुकी है, तो उस कंडीशन में उसका नॉमिनी कौन बन पाएगा। तो उस कंडीशन में अगर एम्प्लॉय डिवोर्सी या फिर विडो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनका जो भी मतलब जो भी उनका सन या डॉटर जो है, ठीक है, उनको वो अपना नॉमिनी दे सकते हैं। या फिर अगर डॉटर है, ठीक है, और डॉटर मैरिड है तो भी वो मैरिड डॉटर को उसका बेनिफिशियरी बना सकता है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कि अगर नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो किसको मिलेगा, और अगर ऑलरेडी एडेड है तो किसको मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि उसका कैलकुलेशन कितना है, कितना सर्विस पे काम करने से एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, कितने साल की ग्रेजुइटी का। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक आप मेरी स्क्रीन पे देख पाओगे कि उसका बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 1 साल से कम तक काम किया हुआ है, यानी मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 1 ईयर, अगर उतना ही टेन्योर है उसका उस कंपनी के अंदर जहां पे एम्प्लॉय लास्ट उसका एम्प्लॉयमेंट चल रहा था बिफोर द एम्प्लॉयज गॉट डेथ, उस टाइम पे उसका जो एम्प्लॉयर था वहां पे उसकी एक्चुअल टेन्योर क्या था, सर्विस कितने साल की थी। इफ इट इज लेस देन 6 मंथ्स तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ इट इज मोर देन 6 मंथ एंड लेस देन 1 ईयर, यानी 6 महीने से कम, 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम, अगर वो कंडीशन मैच होती है तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय को उनका जो बेसिक सैलरी होता है वो इंटू 2 यानी 2 गुना सैलरी मिलती है। 2 महीने का बेसिक सैलरी मिलेगा अगर सर्विस 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं जहां पे एम्प्लॉय की सर्विस 1 साल से ज्यादा है
और 5 साल से कम है, क्योंकि आइडियली एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है ग्रेजुएटी का कि एम्प्लॉय को मिनिमम 5 इयर्स किया है तो ग्रेजुएटी एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में अगर सर्विस 5 साल नहीं भी है तो भी उसे ग्रेजुएटी मिलेगी, राइट। अब 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम उस कंडीशन में अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है, अगर उतने पर्टिकुलर टेन्योर स्लैब में अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है तो एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिलेगा, उनका 6 टाइम्स, जो भी उनका बेसिक है उसका 6 टाइम्स मिलेगा। यानी बेसिक, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी लेट्स से 10,000 है तो इंटू 6 करोगे उसको मिलेगा 60,000 रुपए। Am I clear till now? अगर आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन है प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस कंडीशन में जहां पे एम्प्लॉय मोर देन 5 इयर्स है बट लेस देन 11 इयर्स है, यानी 5 साल से ज्यादा काम किया हुआ है और 11 साल से कम है। तो उस कंडीशन में अगर नॉर्मली एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है या वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है, वीआरएस लेता है या जॉब छोड़ता है आफ्टर 5 इयर्स, तो उसका जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तो है ही, वहां पे तो हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है और वहां पे एम्प्लॉय ने 5 साल से ज्यादा काम किया हुआ है और 11 साल से कम काम किया हुआ है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो हो जाएगी उसकी इंटू 12। यानी बेसिक सैलरी जो बनती है उसके साथ इंटू 12 करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है तो यहां पे वो कैलकुलेशन बैठेगी बेसिक इंटू 12, यानी उनका हो जाएगा 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000। दोस्तों कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, आप मेरी स्क्रीन पे हर एक चीज की नोट्स देख रहे होंगे कि क्या सर्विस टेन्योर पे कितना ग्रेजुएटी क्लेम आप कर सकते हो, मतलब कितना ग्रेजुएटी क्लेम एम्प्लॉय की नॉमिनी को मिलेगा। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉय 11 साल से भी ज्यादा काम कर चुका है, 11 साल से काम कर चुका है 20 साल तक, तो यहां पे जो ये स्लैब दिया हुआ है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम 11 इयर्स टिल 20th ईयर्स। तो उस कंडीशन में दोस्तों कितना बेनिफिट मिलेगा यहां पे आप देखोगे तो एम्प्लॉय को मिलेगा 20 टाइम्स बेसिक इंटू 20। ठीक है, तो जैसे जैसे उनका टेन्योर बढ़ेगा वैसे वैसे ही उनका जो बेनिफिट है ग्रेजुएटी का वो नंबर ऑफ मंथ्स जो हो गए, वो जो नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेशन होती है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कई सारे ऐसे एम्प्लॉइज हो गए जो लॉन्ग सर्विस पे करते हैं। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन आता है कि उनका 20 साल से ज्यादा का सर्विस है, तब क्या करेंगे। उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग ये करेंगे कि एम्प्लॉय का जो बेसिक है, जो उसका सैलरी है, ठीक है, उसका मैक्सिमम 33 टाइम्स तक एम्प्लॉय को मिलता है। एम्प्लॉय को मैक्सिमम 33 टाइम्स तक एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर यहां तक आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई या कुछ भी डाउट है तो बेझिझक होकर कमेंट्स में जाइए, आप मुझे अपना क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, मेरा देखो दोस्तों हमेशा से यही ट्राई रहता है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं रिस्पॉन्स देता हूं। मैं ट्राई करता हूं कि मैं विद इन 24 आवर्स ही आपको रिस्पॉन्स दे दूं। मेरा खुद का मैंने एक टैग डिफाइन किया हुआ है कि इन 24 आवर्स आई शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच इज बीन आस्क्ड टू मी इन माय कमेंट बॉक्स। दोस्तों यहां तक अगर कोई इश्यू नहीं है तो वीडियो में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अब बात करेंगे दोस्तों कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम नॉमिनी फॉर्म किस तरीके से भरेंगे। चलिए चलते मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, ये है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी का नॉमिनेशन फॉर्म। ये फॉर्म को हम फॉर्म एफ भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी गई है। आप अपना नॉमिनी किसे रखना चाहते हो, किसे नहीं रखना चाहते, किसको ऐड करना चाहते हो, किसको एक्सक्लूजन है, किसका इंक्लूजन है, सारी चीज़ें आप इस फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से, जहाँ पर यहाँ पे दिया हुआ है टू में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपका एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आप जिस कंपनी में काम करते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस संस्था के साथ आप जुड़े हो, उसका नेम, उसका एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई श्री स्लैश श्रीमती देन कुमारी, जिसमें से आपका जो भी एब्रिविएशन आपको सूटेबल होता है वो आपको यहाँ पे लिख के अपना नेम यहाँ पे लिखना है, नेम इन फुल हियर। यहाँ पर आपको वो नेम लिखना है जो आपके केवाईसी में मेंशन है।
उसके बाद अगर हम लोग नीचे देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पर्टिकुलर आर गिवन इन द स्टेटमेंट बिलो, यानी जो भी मेरे स्टेटमेंट में नीचे मैंने नॉमिनी मेंशन किए हैं वो मेरे ग्रेजुएटी नॉमिनी मैंने डिक्लेयर की है, उनके लिए वो एलिजिबल है। अगर मैं कुछ भी होता है, मुझे अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है, ठीक है, तो उसका ग्रेजुएटी का जो पैसा है वो उस पर्टिकुलर नॉमिनी को जाएगा। अब उसमें यहाँ पे नीचे कुछ और भी कंडीशंस दी गई है। जैसे अगर आप देखोगे कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नो फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सेड एक्ट, यानी कि अगर आप डिक्लेयर करते हो कि मेरी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स कोई नहीं है और मैं ये अपना पैसा जो है मैं अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 ए में देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई फादर मदर पेरेंट्स इज और आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, यानी अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या मेल कैंडिडेट है वो भी कर सकते हैं। फिर 4 बी में लिखा हुआ है माई हस्बैंड्स फादर मदर पेरेंट्स इज और आर नॉट डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, तो जो भी फीमेल एम्प्लॉय है वो यहाँ पे वो अपना वो चॉइस ले सकती है। अगर किसी का डिवोर्स हुआ है, कोई सेपरेशन हो चुका है, किसी का पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि अगर वो अपने हस्बैंड को नॉमिनी से बाहर रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके लिए अगर आपने कोई नोटिस डिक्लेयर करवाया हो या कुछ इंटीमेशन दिया हो न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी, तो वो जो नोटिस है उसका डेट आपको यहाँ मेंशन करना है और आप ये एक आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो आपको एक टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो भी नॉमिनी है उसका नेम लिखना है। फिर एम्प्लॉय का उसके साथ रिलेशन क्या है वो, या जैसे अगर सन है अपने फादर को यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना चाहता है तो यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे उनका रिलेशनशिप में लिखेंगे फादर। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है और अपने अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को ऐड करना चाहता है नॉमिनी में, तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे रिलेशनशिप में लिखेंगे हस्बैंड, फिर उनकी एज और कितना पोर्शन वो अपना ग्रेजुइटी का देना चाहते हैं। अगर आपका सिर्फ एक ही नॉमिनी है तो आपको यहाँ पे 100% लिखना है। अगर आपके दो नॉमिनी है तो आप यहाँ पे परसेंटेज डिवाइड कर सकते हो, जैसे 50% 50% दे सकते हो, या 60-40 दे सकते हो, 70-30 दे सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है वो हिसाब से आप यहाँ पे बाइफर्केशन दे सकते हो। जितने भी नॉमिनीज है वो नॉमिनीज का नाम यहाँ लिखना है, उनके साथ उनका रिलेशन क्या है एम्प्लॉय का वो लिखना है, और यहाँ पे उनकी एज लिखनी है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है जहाँ पे एम्प्लॉय को अपनी खुद की इंफॉर्मेशन डालनी है, जहाँ पे एम्प्लॉय का फुल नेम एज पर देयर केवाईसी, उनका जेंडर क्या है, मतलब मेल है फीमेल है क्या है, उनका रिलीजन क्या है, ठीक है, फिर वो मैरिड है अनमैरिड है विडोअर है, जो भी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके यहाँ मेंशन करना है। फिर आप कौन सी ब्रांच में आपका एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, कौन से डिपार्टमेंट में था, आपको वो यहाँ पे लिखना है। आपका अगर कोई पोस्ट है उसका कोई टिकट नंबर है या सीरियल नंबर है, यानी कि उसका एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आपने जिस तारीख को कंपनी स्टार्ट की थी वो लिखना है। फिर एम्प्लॉय के घर का एड्रेस यहाँ पे पूरा मेंशन करना है, कौन सी तारीख को आप ये नॉमिनी फॉर्म दे रहे हो उसकी डेट और उसका प्लेस, और यहाँ पे एम्प्लॉय को अपनी सिग्नेचर के साथ अपना एक लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी देना है। फिर यहाँ पे बात आती है विटनेस की, तो दो विटनेस रहेंगे, ये डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ ये जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो उसके हम लोग विटनेस है। तो उन विटनेस की दोनों के नाम लिखने हैं और यहाँ पे दो विटनेस के सिग्नेचर और किस जगह पे साइन करवाया था, कौन सी डेट पे करवाया था वो लिखना है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ये चीज़ वेरीफाई करेगा, ठीक है, अगर कुछ क्वेरी है तो यहाँ मेंशन करेगा, अदरवाइज एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी के रिस्पेक्टिव ऑथोराइज पर्सन है वो अपना सिग्नेचर करेंगे और कंपनी का सील और स्टैंप यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट बाय एम्प्लॉई, एम्प्लॉय ये फॉर्म मिल कंपनी में एम्प्लॉय ने ये फॉर्म अपने एम्प्लॉयर को दे दिया है और एम्प्लॉयर ने फॉर्म रिसीव कर लिया है। एम्प्लॉयर वो फॉर्म रिसीव करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो है वो एम्प्लॉय को देगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि हमें ये फॉर्म मिल चुका है, ये कंपनी आपको कंफर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पे आपको वो साइन करवाना है और एक कॉपी आपको खुद अपने पास रखनी है। तो दोस्तों ये फॉर्म बस इतना ही है। अगर आपको इस फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, मैं ये फॉर्म आपको तुरंत ही ईमेल भेज दूंगा। यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखा दोस्तों, हर एक चीज़ आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाई। नॉमिनेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है वो भी आपको मैंने दिखा दिया। अगर आपको ये फॉर्म की
अगर एडिटेबल कॉपी चाहिए, एडिटेबल वर्जन चाहिए जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ ईमेल भेज दूंगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी एक पोल रोल आउट किया था यूट्यूब पे कि आपको मैं अगर एडवांस एक्सेल के बारे में अगर आपको जानना है तो वो पोल के लिए मैंने एक सर्वे किया था। आप जाइए वहाँ पे और आपका जो भी ओपिनियन है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट वहाँ जाके एक क्लिक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे अगले वीडियोस में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो जो कि या तो HR रिलेटेड है, जहाँ पर आप मेरे से एडवांस एक्सेल के बारे में जान सकते हो, आप मेरे से इंटरव्यू टिप्स जान सकते हो, आप मेरे से रिज्यूम किस तरीके से बनाना है उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि HR में है, और जो भी फ्रेशर्स है जिनको इंटरव्यू के बारे में बहुत डर लगता है, अगर आपको वो सब चीज़ों के बारे में जानना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको तुरंत दे पाऊँ। वीडियो को दोस्तों यहाँ तक देखा है तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।